आज के फिर से प्रैक्टिस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग अपने जीएस के प्रैक्टिस सेशन में भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े प्रश्नों को हल कर रहे हैं, चुनिंदा खास प्रश्नों को हल कर रहे हैं जिनमें कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। सवालों को कैसे हल किया जाता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर देख रहे हैं कि किस किस प्रकार के सवाल आते हैं। तो अभी तक 2 क्लासों में हम लोगों ने विभिन्न सवालों पर चर्चा की। भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े एक छोटा सा संदेश है कि निःशुल्क घर बैठे अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की उच्च स्तरीय तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के साथ जुड़िए, ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए। आज की शुरुआत हम लोग कल के सवालों से करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सवाल छोड़ रखा था आपके लिए, कुछ ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। कल का जो प्रीवियस लेक्चर का जो हमारा सवाल था वो था कि भारत के संविधान में, वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितने पार्ट हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। इस सवाल को देखो तो 2 एंगल से सवाल पूछता है भारत के संविधान में, और करीब 6 सवाल बहुत ही कॉमन बनते हैं। भारत के संविधान को देखें तो मूल संविधान और वर्तमान संविधान, यह हमेशा करंट में चलता ही रहता है, चेंज होता रहता है। जो मूल संविधान था उसमें कुल कितने पार्ट थे? पार्ट की बात करें तो कितने पार्ट थे? 22 भाग है ना। और कितने आर्टिकल्स थे? 395 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियां, शेड्यूल कितनी थी? 8। अभी करंट में देखा जाए तो वर्तमान में आर्टिकल्स 450 से भी ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है ना। 450 से भी ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। चूंकि संशोधनों के बाद अब तक बढ़ते रहे तो ये कभी घट जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, ये डिपेंड करता है संशोधनों पर। संशोधन ऐसे भी होते हैं जो कुछ को डिलीट करते हैं और कुछ एडिंग होता है। तो संशोधन वाले पार्ट में अनुच्छेद 368 को स्पेशली हम लोग लेंगे और वहां देखेंगे कि संशोधन क्या होता है, संशोधन कैसे होता है, संशोधन क्यों जरूरी है और अब तक संशोधन पर संशोधन के इतिहास में क्या क्या हुआ है। तो वो वहां की बात हुई। तो अब तक लेकिन मित्रों याद रहे 395 के बाद 396वां अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया है। ऐसा नहीं कि 396, 397, 450 हुआ है। अंतिम अनुच्छेद जैसे था वैसे ही, बस उसके अंदर कुछ उप अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ठीक, पार्ट की बात करें तो आज की तारीख में जो पार्ट है वो तकरीबन 25 पार्ट हो चुके हैं संशोधित होकर के, कुछ नए पार्ट ऐड किए गए हैं। शेड्यूल की बात करें तो कितनी अनुसूचियां हैं? बिल्कुल सही उत्तर दिया था आपने, 12 अनुसूचियां हैं। तो इस पॉइंट से 2 व्यू से सवाल आते हैं। मूल संविधान में कितने पार्ट थे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, या वर्तमान में, ये कभी भी सवाल आ सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का करंट अफेयर्स देखिए, अगर ऐसा कोई एडिंग हो रहा है, पार्ट जुड़ा, कोई अनुच्छेद आए तो वो हमेशा रेलेवेंट होते हैं कि सवाल आ सकते हैं। सवाल जनरली एक्सेप्शन से आते हैं। सवाल आने की जगह एक्सेप्शन, जहां कुछ अपवाद होगा। सवाल आने की जगह जनरली कोई नई बात हुई, कुछ नया ऐड हुआ, कोई डिलीट हुआ, तो वहां से आते हैं। तो ठीक, ये पार्ट आपका इस एंगल से तैयार रहे। स्पेशली हम लोग भारत के संविधान के सारे पार्ट को लेक्चर में लेंगे। सारे जरूरी अनुच्छेदों का एक अपना मास्टर वीडियो हम लोगों का बनेगा और शेड्यूल को अलग से पढ़ेंगे। तो ये तो अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ये प्रीवियस लेक्चर के सवाल की बात हुई। इस सवाल के माध्यम से हम 6 तरह के सवालों को तैयार कर सकते हैं। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आज का सवाल है पहला कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा दे रही है। आज पहला सवाल जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि 4 विकल्पों में संविधान की 4 अनुसूचियों के नाम दिए हैं। पहली, तीसरी, चौथी, 11वीं या 8वीं, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक, बताना है कि इन अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम और
भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का कि भारत में राज्यों के नाम और भारत के राज्य क्षेत्रों के बारे में संविधान की किस अनुसूची में प्रावधान है। कुल 12 अनुसूचियां हैं। शेड्यूल कितने हैं आज की तारीख में? 12 हैं। तो उसके किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में कि 8वीं अनुसूची में? तो कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में। ठीक। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्य क्षेत्र में शामिल है। संविधान की अनुसूची 1 में वर्णित राज्यों के राज्य क्षेत्र तथा संघ शासित प्रदेशों के राज्य क्षेत्र और भविष्य में अर्जित किए जाने वाले राज्य क्षेत्र। तो जो एक राज्यों के नाम की लिस्ट और भारत के इंडियन टेरिटरी में क्या क्या चीजें शामिल है उसको देखना हो तो हमको कहां देखना होता है? भारत के संविधान की पहली अनुसूची में। ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से बहुत कम मेहनत से हम बहुत से सवालों को हल कर सकते हैं। जीएस आप जानते हो रटने का विषय नहीं है। जो लोग कहते होंगे उनको मैं चैलेंज करता हूं कि जीएस रटने का विषय नहीं। इस खुले मंच से मैं चैलेंज करता हूं और जिसे जीएस परेशानी हो उसको सीधे सीधे न्योता है कि वो आए मेरे साथ, मैं जीएस तैयार कराऊंगा और बिना रटे। ठीक। बस तरीका किसका होगा? मेरा होगा। मेरे तरीके से आप पढ़ोगे तो बिना रटे। और जीएस में कभी भी जीएस के सारे सब्जेक्ट किसी के तैयार नहीं होते। हर स्टूडेंट परीक्षा पास करता है तो जीएस के किसी न किसी सेक्टर में उसकी मजबूती होती है। और जीएस में कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें कितना भी कर लिया जाए 100% नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिसको 100% दिया जा सकता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी वाला पार्ट ऐसा है जिसमें आप 100% परफॉर्म कर सकते हो। गारंटीड 100% सवाल हल कर सकते हो। ठीक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य ही संशोधित किया जाएगा? ये कह रहे हैं कि अगर भारत संघ में जो भारत संघ है, भारत है, अगर उसमें एक नए राज्य का सृजन करना हो, नए राज्य का सृजन करना हो, पहले सवाल से ही कनेक्टेड सवाल है। नए राज्य का सृजन करना हो इसका मतलब नया राज्य क्रिएट हो रहा है तो उसका अपना कुछ नाम होगा। और हम लोग जानते हैं कि नए राज्यों का नाम हो, राज्यों का नाम है कहां? अनुसूची 1 में। तो देखिए कनेक्टेड सवाल है ना। यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो अनिवार्यतः कौन सी अनुसूची संशोधित होगी? कौन सी अनुसूची? पहली अनुसूची। क्योंकि राज्यों का नाम कहां लिखा है? यूनियन टेरिटरी। अभी हम लोगों ने देखा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप का मर्जर हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप को अब बना दिया गया अंडमान निकोबार और दमन द्वीप। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जम्मू कश्मीर राज्य में जो राज्य था उसका स्टेटस बदल करके अब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू और लद्दाख। तो बताइए इन दोनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप का मर्जर और जम्मू कश्मीर 370 के स्टेटस को समाप्त करके जो एक नया स्टेटस दिया गया उसमें अनिवार्यता कहां संशोधन हुआ होगा? अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में राज्य के नाम में जम्मू कश्मीर का नाम हुआ करता था, वहां से हटा होगा और अब जम्मू और लद्दाख नाम की यूनियन टेरिटरी का नाम इसी लिस्ट में बढ़ाया गया होगा। फिर जैसे ही हम लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप का मर्जर किया तो वहां क्या किया गया होगा? पहली अनुसूची में संशोधित करके अब उन दो नामों की जगह एक कॉमन नाम रखे गए होंगे। ठीक। तो अनिवार्यतः कभी भी अगर राज्यों का सृजन होगा, कोई भी ऐसा परिवर्तन होगा, नाम परिवर्तन होगा, राज्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा, नए राज्य का सृजन होगा, राज्य से यूनियन टेरिटरी बनेगा तो अनुसूची 1 में अनिवार्यतः संशोधन करना होगा। ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। स्पेशली ये पूछ रहे हैं भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या बातें बताई गई हैं। ये स्पेशली चौथी अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3
चौथी अनुसूची में क्या प्रावधान है, ये पूछ रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको जरूरी अनुच्छेद, भारत के संविधान की सभी अनुसूचियां, भारत के संविधान का प्रियम्बल, उद्देशिका और भारत के संविधान के पार्ट में कौन सी बातें हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, और साथ ही साथ भारत के संविधान के कौन से प्रावधान किस देश के प्रावधान से प्रेरित हैं, इस बारे में अलग से लेक्चर मिल जाएगा। हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आप जा करके एक एक मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, मैथ से जुड़े प्रोग्राम जो चल रहे हैं, हाई यील्ड प्रोग्राम जो चल रहे हैं हमारे, और अंग्रेजी के वर्ड पावर मैजिक का जो प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर जाकर के आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। जब भी आप फुर्सत हो उसे देखिए। सवाल है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, या भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है। भाषाओं के बारे में है, भाषा के बारे में है कि पंचायत के बारे में है, राजनीतिक दल बदल के बारे में है, दल बदल वाली अनुसूची है, कि राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से है। कॉमन सेंस से हल करिएगा। राज्यसभा में आवंटन, सीटों का आवंटन, तो किससे संबंधित है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। बिल्कुल सही बात है। चौथी अनुसूची का संबंध भाषा संबंधी प्रावधान हम लोग जानते हैं कहां है, अनुसूची 8 में है। बिल्कुल सही बात है। पंचायत संबंधी प्रावधान अनुसूची में, अनुसूची की बात करें, शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल 11 जोड़ा गया था ना, शेड्यूल 11 में है। दल बदल की बात करें तो 10 में, और राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करें तो अनुसूची 4 में। ठीक, तो ये सवाल इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हो। सवालों को जितनी शीघ्रता से आप पढ़ेंगे उतनी कम परेशानी से आप सवालों को हल कर सकते हैं। कंपटीशन पास करने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। जितना बढ़िया बड़ा धैर्य, उतने दृढ़ संकल्प से आप अपनी चढ़ाई चढ़ते रहोगे, और जो चढ़ेगा वो पहुंचेगा, जो रुक जाएगा वो गिर जाएगा, वो कहां चढ़ सकता है। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो शेड्यूल से जुड़े ऐसे सवाल अगर चौथी पूछा तो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सबसे पूछ सकता है। एक पार्ट पूछा तो सब पार्ट से पूछ सकता है। तो इन सवालों से हमको जानकारी क्या मिली कि सारे पार्ट, सारे शेड्यूल और जरूरी अनुच्छेद क्लियर होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, सवाल जो पूछा जाएगा सभी अनुच्छेद नहीं पूछे जाते। ऐसा नहीं है कि 395 अनुच्छेद तैयार करने होते हैं। तैयार करिए, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप पूरा तैयार करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पढ़ाई क्या होती है कि कम से कम सिलेबस में मैक्सिमम एरिया कवर होना चाहिए। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पढ़ाई, टू द पॉइंट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्थिक योजना, ठीक, आर्थिक योजना, इसी को नियोजन भी लिखे रहते हैं कुछ सवालों में कि भाई नियोजन, भारत में नियोजन किसका विषय है, प्लानिंग, अंग्रेजी क्या होगी, प्लानिंग। आर्थिक योजना या नियोजन संविधान के अंतर्गत किसका विषय है। यह राज्य सूची में लिखा गया है, स्टेट लिस्ट में, संघ सूची में, कि समवर्ती सूची में, कि अवशिष्ट विषयों में शामिल है। ठीक, अवशिष्ट विषयों में शामिल है। बताना है आर्थिक योजना या नियोजन भारत के संविधान के किस लिस्ट में शामिल है। अनुसूची 7 में, भारत के संविधान का अनुसूची 7 और पार्ट 11, ये दोनों मिलकर भारत में केंद्र और राज्य के संबंध और केंद्र राज्य संबंध में विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंधों पर चर्चा करते हैं। भारत के संविधान के अनुसूची 7 में 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। संविधान के अनुसूची 7 की लिस्ट 1 का नाम है संघ सूची, लिस्ट 2 का नाम है राज्य सूची और लिस्ट 3 का नाम है समवर्ती सूची।
तो हम लोग जानते हैं संघ सूची पर काम करने का अनन्य क्षेत्राधिकार संसद को है, राज्य सूची पर काम करने का क्षेत्राधिकार कुछ अपवादों के अधीन अनन्य क्षेत्राधिकार राज्यों को है, और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषय बताए गए हैं, और भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं? संसद को प्रदान की गई हैं, केंद्र को प्रदान की गई हैं, राज्यों को नहीं प्रदान की गई। इसलिए भारत के संविधान की संघात्मकता पर आरोप भी लगता है, अर्ध संघात्मक कहा जाता है, क्योंकि अगर इसकी पड़ताल करेंगे तो भारत में राज्यों के पास कम शक्ति है और केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है। तो हम तो जानते हैं कि भारत एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। हम अंधी नकल नहीं किए हैं सिद्धांतों की, हम तो अपनी भूमि के अनुसार, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो भी फिट था उसको उन हालात में एक्सेप्ट किए हैं। तो कहीं की अंधी नकल हमारे यहां नहीं है, भारतीय परिस्थितियों में जो फिट था उसको एक्सेप्ट किया। हम मौलिकता, सिद्धांतों की मौलिकता की अंधी नकल नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे सामने मुख्य टारगेट क्या था? संविधान निर्माता आइडियाज इंडिया पर बात कर रहे थे, भारत की आजादी में जो सपने दिखाए गए थे उसको किसी तरह साकार करना था। तो ये जो दस्तावेज है, भारत का संविधान जो एक जीवंत दस्तावेज है, वो ऐसा हो जो हमारे आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो हमारी इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने वाला जो दस्तावेज बना था उसमें अंधी नकल नहीं की गई थी, बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप जो फिट था। और अगर कोई आक्षेप है तो 70 सालों का टेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस पर कोई आक्षेप नहीं। अगर ये कहा जाए कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन ऐसा है, इस पर आक्षेप लगाया जाए, तो आक्षेप नहीं लग सकता। जिन परिस्थितियों में जिस देश के लिए हमने ये संविधान लिया था वहां ये बिल्कुल फिट बैठा। ठीक, तो 70 वर्षों का टेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय या नियोजन राज्य सूची में है, संघ सूची में है, समवर्ती सूची में है, कि किसी सूची में है ही नहीं है, कि अवशिष्ट विषय में है। ठीक, तो जब भी ये तो आर्थिक योजना हुआ, ऐसे बहुत से राज्य के विषय हैं जो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो स्वास्थ्य विषय है वो कहां का है, शिक्षा कहां का है, नागरिकता कहां का है, रक्षा कहां का है, लोक व्यवस्था कहां का है, इस तरह से बहुत से विषय। अब एक तरीका क्या है, इस टाइप के 1000 सवाल पूछे जाते हैं, 1000 सवाल को रटें, या तो क्या करें, लिस्ट रटें, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ये सब कुछ नहीं रटने की जरूरत है, आपको कॉमन सेंस की जरूरत है। कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए कि कौन से विषय ऐसे होते हैं जिस पर राज्य और केंद्र दोनों को करना बेहतर होता है, कौन से ऐसे स्थानीय विषय हैं जिस पर राज्य करे तो बेहतर होगा, और कौन से ऐसे राष्ट्रीय व्यापक महत्व के विषय हैं जिस पर केंद्र को काम करना है। नागरिकता का विषय, नागरिकता, विदेश नीति, देश की सुरक्षा, अब ये सब राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे उस पर काम किसको करना चाहिए? केंद्र को। तो जब भी हम हल करेंगे, अब बात करते हैं आर्थिक योजना और नियोजन की। तो अब क्या लग रहा है, आर्थिक योजना और नियोजन केवल केंद्र की गर्ज है? किसको करना चाहिए? केवल राज्य करे? किसको करना चाहिए? दोनों को मिलकर करना चाहिए। तो कॉमन सेंस से बिना पढ़े बिना रटे हम हल करेंगे, क्या उत्तर होगा हमारा? समवर्ती सूची का। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, आर्थिक योजना या नियोजन समवर्ती सूची का विषय हो। ठीक, तो कभी भी इस टाइप के सवाल जब हल करेंगे तो आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। महत्व हो सकता है कि ऐसा सवाल, ऐसा विषय पूछ ले जो हम लोग कभी पढ़े ना हो, तो उसको कॉमन सेंस से हम अप्लाई करके हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4 विकल्प दिए हैं, फिर से उसी तरह का एक अभ्यास कर लेते हैं, इसी पर एक अभ्यास और कर लेते हैं। सवाल है, 4 विषय इन लोगों ने दे रखा है, पुलिस, रेडियो टेलीविजन, विदेश मामले, है ना, फॉरेन, आपराधिक मामले, क्रिमिनल केसेस। अब बताना आपको है इस सवाल में निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। अब की बार बताना है कि इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। पलट दिया, पहले विषय दिया और पूछा कि किस सूची का है, अब की बार सूची और विषय। तो इन 4 विषयों में से आपको यह बताना है, फिर से कॉमन सेंस हल करना है कि इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है।
तो विदेश मामला केंद्र सरकार, यूनियन लिस्ट बाहर कर दिया। रेडियो टेलीविजन संचार का मामला है, किसको दे दिया जाए? स्टेट को बांट दें कि यूपी का अपना रेडियो संचार चलेगा, टेलीकॉम होगा, उनका अपना, तो फोन लाइनें कट जाएंगी। भारत में राज्यों के बीच जो तनाव कई बार हो जाते हैं हम लोग देखते हैं, और संघात्मक शासन व्यवस्था में ये स्वाभाविक है, केवल भारत में नहीं है, ठीक है ना। तो राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच एक तनाव जो होता है कई बार किन्हीं कारणों से, फिर संकट काल में हम लोग एक भी हो जाते हैं, ये भी भारत के संविधान की खूबी है, ठीक। तो आप कल्पना करिए कि संचार माध्यमों में अगर ये राष्ट्रीय महत्व का विषय होना चाहिए कि स्थानीय महत्व का, और राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो यूनियन लिस्ट में जाएगा, ये भी बाहर कर देते हैं। बताना है समवर्ती सूची, पुलिस राज्यों की होती है कि केंद्र की? पुलिस स्टेट की होती है, क्योंकि लोक व्यवस्था बनाए रखना काम पुलिस का है, और शांति व्यवस्था और लोक व्यवस्था बनाए रखने का काम किसका है? राज्यों का है। तो ये तो स्टेट लिस्ट का विषय है। ये भी, ये दोनों रेडियो संचार, फॉरेन विदेश मामले, ये दोनों चले गए संघ सूची के, और ये राज्य सूची का, क्रिमिनल केसेस समवर्ती सूची का, दोनों लोग बनाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो इस तरह से आपको सवाल मिलेंगे, इस तरह से कॉमन सेंस से आपको हल करना होता है, ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस। आप अगर किसी विषय पर पढ़ाई कर चुके हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है कि प्रैक्टिस। पढ़ाई में धार तब आती है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। चाकू जितनी चलाएंगे, कितनी भी महंगी हो, ले आकर के रख दिए तो किसी काम की नहीं है। और 10 रुपए की बाजार से चाकू लाइए और 10,000 की, 10 रुपए की चाकू लाएंगे, उसको चलाते रहिए रोज। तो सीधी सी बात है, आप अपने से पढ़ें। सबसे बेस्ट आइडिया तो क्या है? सेल्फ स्टडी। अपने से पढ़े और उसके बाद अप्लाई करो। जो भी पढ़े उसको अप्लाई किए तभी कुछ हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम से तार पाने का दुनिया में केवल एक तरीका इजाद हुआ है, और वो है क्या? प्रैक्टिस, ठीक। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको निखार आएगा। तो हमारे प्रैक्टिस सेशन में आप बने रहिए, शुरू से अंत तक सवालों का अभ्यास करने का प्रयास करिए। उत्तर देने का जो अवसर मिलता है जरूर दीजिए, कॉपी कलम खोले रखिए, जो भी जरूरी चीजें हों उसे नोट डाउन करते रहिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय है। ये बता ही दे रहे हैं कि शुरू में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी तो मूल संविधान में शिक्षा कहाँ का विषय था? सीधे सीधे कर रहे हैं, राज्य सूची का विषय था। बिल्कुल सही बात है। करें शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, ठीक, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो एक तो फैक्ट हमको यह मिला कि सवाल से भी कई बार बहुत पढ़ने की सीख मिलती है, बहुत से फैक्ट तैयार होते हैं। एक बात यह कि शिक्षा आज की तारीख में कहां है? समवर्ती सूची का विषय। प्रारंभ में कहां था? राज्य सूची का विषय था। कॉमन सेंस की बात है। समवर्ती सूची में है, ये बेहतर है कि नहीं है? समवर्ती सूची में है, बेहतर है। तो दोनों मिलकर के काम करेंगे, केंद्र और राज्य दोनों। तो सवाल है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे कब समवर्ती सूची में डाला गया? 24वें संविधान संशोधन द्वारा, कह रहा है 24th अमेंडमेंट द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42nd अमेंडमेंट द्वारा, कि 44th अमेंडमेंट द्वारा। ये पूछ रहे हैं कि भाई कौन से संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया? तो याद रहे मित्रों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, नोट कर लीजिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच, दृढ़ संकल्प और धैर्य ये सफलता की कुंजी है। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिक्षा से जुड़ा एक बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत स्तरीय सवाल और एक नए मॉडल का भी सवाल है,
ठीक, लिखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इनमें से कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो किस पर प्रभाव डालते हैं, शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, ये बताना है। ठीक, इन्होंने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बड़ा अच्छा सवाल है। कूट नीचे दिया है, उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। कूट ए, देखिए सवाल कैसे आते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 4 5 सही है, 1 2 5 सही है, 1 2 3 4 5 अर्थात सभी सही है। ठीक, इस कूट के आधार पर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, 5 पॉइंट दिया है। भारत के संविधान के 5 स्थानों को बताया है और यह बताना है इनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले इन्होंने डीपीएस कहा है, डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, पार्ट 4 अनुच्छेद 36 से 51। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, इसका मतलब क्या कह रहे हैं, ग्रामीण निकाय माने ग्राम पंचायत और शहरी निकाय माने नगर निकाय, माने भाग 9 9A अनुसूची 11 अनुसूची 12 की बात कर रहे हैं। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची। ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इनमें से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, डीपीएस ग्रामीण और शहरी निकाय, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। दिए गए कूट के आधार पर ऊपर के प्रश्न का उत्तर देना है। कूट ए कहता है, विकल्प ए कहता है कि केवल 1 और 2 सही है, विकल्प बी कहता है कि 3 4 और 5 सही है, विकल्प सी कहता है कि 1 2 और 5 सही है, विकल्प डी कह रहा है कि सभी सही है। ठीक, तो बहुत ही सोच समझ के उत्तर देना है आपको। कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करिए, आपके पास पर्याप्त समय है। डीपीएस में कोई डाउट है? डीपीएस में शिक्षा के बारे में प्रावधान है, अनुच्छेद 45 साफ साफ कहता है। ठीक, जब तक कि अनुच्छेद 21A नहीं जोड़ा गया था और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के प्रावधान फंडामेंटल राइट नहीं किए गए थे 86वें संविधान संशोधन द्वारा, तब तक तो 45 में साफ साफ 6 से 14 साल तक के बच्चों के प्रावधान थे। लेकिन जैसे ही 21A जोड़ा गया वैसे ही 45 में एक पुनः स्थापना की गई, एक जरूरी संशोधन किया गया और आज 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण और शिक्षा के बारे में डीपीएस के पार्ट में पूरा प्रावधान मिलता है। बिल्कुल सही बात है। बात की जाए कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो स्थानीय निकाय हैं, सीधी सी बात है कि ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में नगर निकाय शिक्षा के प्रावधान करते हैं। तो हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल हैं वो किसके निर्देशन में काम कर रहे होते हैं, है ना, वहां पर शिक्षा समिति होती है ग्राम सभाओं में, नगर निकायों में, और उसके माध्यम से। तो ये भी बिल्कुल सही, 1 2 तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बी तो होगा नहीं, देखिए चलिए, नहीं पता है हमको, बी होगा नहीं हो सकता है। चलिए बी विकल्प हटा देते हैं क्योंकि ये 1 और 2 को नहीं शामिल कर रहा है। हाँ, अभी ए सी और डी में मामला फंसा है। अगला कह रहा है कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची। तो मित्रों मैं बता दूं कि बिल्कुल सही बात है, अप्रत्यक्ष रूप से 5वीं 6वीं और 7वीं, अप्रत्यक्ष रूप से, बहुत डायरेक्ट तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के मामले में 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची भी क्या करता है, शिक्षा पर प्रभाव डालता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, तो इस तरह से देखिए एक नए वैरायटी का सवाल भी था, तो सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं। अब ऐसा सवाल कोई शुरुआती बच्चा देखेगा
जिनके पास पर्याप्त अनुभव है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ शुरुआती दौर में हम बहुत पढ़े हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे सवालों को मैं बता दूं कि बहुत पढ़े हो नहीं हल कर सकते हो, और प्रैक्टिस है थोड़ा कम भी पढ़े हो तो क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। ये दल बदल विरोधी कानून की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में, भारत के संविधान के किस अनुसूची में किसके बारे में प्रावधान है, दल बदल के बारे में, दल बदल संबंधी कानून। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। तीसरी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में कि 12वीं अनुसूची में। तो दल बदल संबंधी कानून कौन सी अनुसूची में, द से दल बदल, द से 10वीं अनुसूची। तो याद रहे दल बदल संबंधी कानून के बारे में प्रावधान कहां है, आगे चल करके 91वें संविधान संशोधन द्वारा 52nd अमेंडमेंट द्वारा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 51वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को फिर से संशोधित किया गया, जिसमें सरकार के आकार को सीमित करने का प्रयास किया गया था, जहां यह बताया गया कि मंत्रिमंडल का आकार कितना होगा, कितना बड़ा होगा, माने मंत्रिमंडल में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, केंद्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। ठीक, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये तो सवाल कैसे थे, अनुसूचियों से सवाल थे। एक अच्छा सवाल है, इसी से लिखा है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना। पिछले साल हम लोग देखे थे कि बहुत ही 3 तलाक वाले मामले में तो तलाक का मामला था, विवाह विच्छेद का मामला था, तो कौन काम कर रहा था, केंद्र सरकारें, फिर राज्य सरकारों ने अपनी नीति नियम बनाए। तो वहां से भी सवाल उठा रहा है कि जो दल बदल है, और सॉरी विवाह है, विवाह विच्छेद है और गोद लेना, विवाह विच्छेद है तो पर्सनल मैटर, गोद लेना है ना, ये सारे प्रावधान सवाल है कि कहां जाएंगे, किस अनुसूची में। विकल्प ए लिस्ट 1 में, विकल्प बी लिस्ट 2 में, विकल्प सी लिस्ट 3 में, कि इनमें से किसी में नहीं, किसी में नहीं। तो उत्तर दीजिए, ये सही लिखा है किसी में नहीं, इसको निकाल बाहर करें। ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता था। कब, अगर अवशिष्ट विषय में होता तब ऐसा हो सकता है कि कोई बात इन तीनों में न हो, लेकिन है इन तीनों में। ठीक, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में, 7वीं अनुसूची के किस लिस्ट में है। विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में, लिस्ट तो कहां पर है, तो 7वीं अनुसूची के किस लिस्ट में है। 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अब कॉमन सेंस फिर लगाइए, बताइए ये केंद्र का विषय होना चाहिए केवल, कि केवल राज्य का विषय होना चाहिए, कि दोनों ऐसे इन सारे विषयों पर कानून बनाने का हक दोनों को कॉमन मिलना चाहिए। कहां जाना चाहिए, केवल केंद्र सूची का विषय हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल सही बात है। केवल राज्य की बात करें तो भी बहुत बेहतर नहीं, तो जाना कहां चाहिए, समवर्ती सूची का। तो बिल्कुल सही बात है कि भारत में विवाह विच्छेद और गोद लेना, तो अभी हम लोग देखे 3 तलाक पर कानून किसने बनाया, केंद्र सरकार ने बनाया। उसके बाद राज्यों ने अपने अपने यहां नियम बनाए, तो ये किसका विषय है, समवर्ती सूची का। तो भारत में विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये सब भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के लिस्ट 3 का विषय। ठीक, एक बहुत अच्छा सवाल है फिर से, जहां कंफ्यूज होते हैं लोग बहुत, और वो है इसी विकल्प के साथ हल करने का प्रयास करते हैं। नहीं, ये विकल्प हटा देते हैं, लिस्ट से ही सवाल है। लिखा है भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। फिर कॉमन सेंस से सवाल हल करना है। भारत में जो लैंड रिफॉर्म, ये तो बहुत ही अप्रत्याशित काम था। भूमि सुधार संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा जाए। भारत में भूमि सुधार संविधान के किस विषय के अंतर्गत रखा जाए। संघ सूची में, कहां पर है ये बताना है, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती में कि अवशिष्ट में। भूमि सुधार
स्थानीय विषय है कि राष्ट्रीय महत्व का? तो कहां रखा जाए? राज्य सूची में। कॉमन सेंस की बात है। स्थानीय विषय राज्य सूची में, राष्ट्रीय महत्व के विषय, ऐसे कोई महत्व के विषय जिसका राष्ट्रव्यापी और स्थानीय दोनों महत्व हो सकता है, वो हमेशा समवर्ती सूची में जाएगा। तो लैंड रिफॉर्म स्थानीय महत्व का विषय है, इसलिए ये कहां का विषय होगा? राज्य सूची का। तो याद रहे मित्रों, भारत में भूमि सुधार और लोक व्यवस्था किसका विषय है? शांति राज्य सूची का विषय है। ठीक। ये लिखे हैं कि अगला सवाल है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची, भारत के संविधान की 11वीं, बहुत बार पढ़े, 11वीं अनुसूची में जरा सा भी कंफ्यूजन हो, पार्ट 9 में जरा सा भी कंफ्यूजन हो, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, इसके बारे में जरा सा भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो एक बहुत ही कंप्लीट लेक्चर हमारा कहां पड़ा हुआ है? हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर के भारत में स्थानीय शासन से स्थानीय स्वशासन इस शीर्षक से हमने 2 लेक्चर और फिर 2 और लेक्चर में उससे जुड़े पूछे गए सवालों का विश्लेषण किया है। तो हमारे वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे उस कंप्लीट लेक्चर को आप कभी भी सुन करके इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक। अगला सवाल है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 4 विकल्प। केंद्र राज्य संबंध से है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन से है, कि भ्रष्टाचार निवारण से है, भ्रष्टाचार निवारण से है, नगर पालिका से है, कि पंचायत से है? 11वीं अनुसूची किससे है? पंचायत से है। हम लोग देखे हैं कि भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया था और उसके माध्यम से भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसका संबंध सीधे सीधे पंचायत से है। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 12 और भाग 9A जोड़ा गया, जिसका संबंध नगर निकायों से है, शहरी क्षेत्रों से है। ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैं यहीं पर थोड़ा सा आपको संकेत करना चाहूंगा कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अनुच्छेद रिलेटेड सवाल आते हैं लेकिन कराया नहीं जा रहा है। तो मैं बता दूं कि प्रिएम्बल, अनुच्छेद और पार्ट के अकॉर्डिंग सवाल अभी हम नहीं करा रहे हैं। उसके ठीक पहले, इस सवाल को कराने के पहले मैं अपना एक कुछ लेक्चर दे दूंगा। एक लेक्चर में मैं इस पार्ट को कंप्लीट करूंगा और एक बार उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। हो सकता है उस लेक्चर को देखने के बाद फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत न पड़े। भारत के संविधान के इन पार्ट से जुड़े किसी भी पुस्तक की आपको उसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत ही कंप्लीट, बहुत ही आसान तरीके से बिना दिमाग पर जोर दबाव दिए आप बहुत बड़ी चीज को कवर कर लेंगे। ठीक, प्रयास करिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ये 4 राज्य के पार्ट के 4 विकल्प देते हैं। अगला सवाल है ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। ठीक, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करिए कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष में से सबसे प्रमुख तत्व क्या है? हम लोग जानते हैं 4 राज्य के 4 मुख्य तत्व होते हैं। कौन कौन? एक तो भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा संप्रभुता और चौथा सरकार। ठीक, ये 4 प्रमुख तत्व हैं। ये 4 चीजें जहां बनी वहां जो क्रिएशन होता है, जो नई रचना होती है, जो संस्था अस्तित्व में आ जाती है, उसका नाम क्या है? स्टेट, राज्य रूपी संस्था के 4 तत्व। 4 तत्वों में सबसे आवश्यक तत्व क्या है? संप्रभुता। ठीक, हम लोग जानते हैं भारत
15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, तो 15 अगस्त 1947 को आजाद होने की तारीख पर जनसंख्या भी थी और सरकार भी थी। हाँ, अंतरिम सरकार काम कर रही थी जिसके उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक अंग्रेज छोड़ दें किसको, अध्यक्ष गवर्नर जनरल, उसके अलावा बाकी सारे मेंबर्स कौन थे, इंडियंस ही थे। और राज्य क्षेत्र भी था, छोटा बड़ा कुछ भी कह ले, ब्रिटिश भारत तो था ही। लेकिन कौन सी ऐसी चीज 15 अगस्त 1947 को हमको मिल गई जिसकी खुशी आज तक हम लोग मनाते हैं, जिसके लिए 200 सालों की शहादत हुई, एक से एक बढ़कर के फ्रीडम फाइटर आए, तब जाकर के माने कई पीढ़ियों के बलिदान के बाद भारत आजाद हो पाया। तो वैसी कौन सी चीज थी जिसको हम चाह रहे थे, वो क्या था, सब कुछ था, संप्रभुता नहीं थी, और संप्रभुता नहीं तो राज्य नहीं। तो राज्य का सबसे आवश्यक तत्व तो संप्रभुता। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, दो कथन है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दो कथन है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक, कथन 1, कथन 2 लिखा है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। जो भारत है वो राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ठीक, फिर दूसरे में लिख रहे हैं, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। ये लिखे हैं क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के कारण जो भारत की संप्रभुता है वो कम हो जाती है, ऐसा लिखा है। और ऊपर वाले सवाल में हम लोग देख के आ रहे हैं क्या, कि संप्रभुता तो सबसे प्रमुख आवश्यक तत्व है राज्य का। दो कथन, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, और दूसरे में लिख रहे हैं कि राष्ट्रमंडल का सदस्य हो जाने के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे विकल्प हैं ABCD, सवाल से तो हम परिचित हो गए होंगे। ठीक, जहां क्या लिखा होगा, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न एक सही है न दो सही है, ऐसे विकल्प होंगे। इनपुट की सहायता से आपको उत्तर देना है भारत की संप्रभुता के संबंध में। ठीक, अब देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए जानना जरूरी है राष्ट्रमंडल। अगर राष्ट्रमंडल आपको पता है तो क्या रटना, और इस सवाल को कौन सी दुनिया रटा करके पास करा सकती है। कभी भी ऐसे सवालों को रट करके उत्तर दिया ही नहीं जा सकता। मित्रों, मैं बता दूं कि राष्ट्रमंडल कुल क्या है। राष्ट्रमंडल खेल भी होते हैं, तो राष्ट्रमंडल के मेंबर्स ही उसमें शामिल होते हैं, है ना। ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल, एशियन गेम्स, ये सब होते हैं। तो राष्ट्रमंडल देश क्या था, राष्ट्रमंडल देश उन देशों का संघ है जहां कभी न कभी इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है। ठीक, 1945 के बाद जब आजादी मिल गई भारत को, बहुत से देश स्वतंत्र होने लगे, तो उसके बाद इंग्लैंड में ये राष्ट्रकुल बना, राष्ट्रमंडल बना। राष्ट्रमंडल का सदस्य होना देशों के लिए वैकल्पिक है, बाध्यकारी नहीं है। हाँ, एक बात है कि इसकी जो अध्यक्षता होती है वो हमेशा इंग्लैंड के सम्राट, जो राजमुकुट है, महारानी आजकल हैं, तो वो माने हमेशा अध्यक्षता तो वो करती हैं। राष्ट्रमंडल एक क्षेत्रीय संगठन जैसा है, यहां पर जाने से हम चाहें तो स्वैच्छिक छोड़ सकते हैं, कोई बाध्यकारी नहीं है। लेकिन भारत ने तय किया कि वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। तो अब इतनी जानकारी के बाद इसका उत्तर दीजिए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल सही बात है। और यह कहा जाए कि राष्ट्रमंडल सदस्य होने के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो वैकल्पिक है, हम चाहे तो शामिल हो, चाहे तो न शामिल हो। और ऐसा नहीं कि वहां से कोई बाध्यकारी प्रावधान है, तो उसकी मानना ही जरूरी है। ठीक, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका विकल्प ए, केवल एक सही होगा। ठीक, और ये कोई ऐसा वैधानिक संगठन भी नहीं है कि जिसमें सदस्यता केवल वैकल्पिक है, हम चाहें तो रहें, चाहे तो न रहें। हमारी सद्भावना पर आधारित एक मानवीय संगठन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन देशों के सद्भावना पर आधारित एक मात्र मानवीय संगठन है, इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। तो इससे किसी भी सदस्य, भारत ही नहीं, जो भी इसका मेंबर होगा, उन सब में से किसी की भी संप्रभुता पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक,
लिखा है भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 4 विकल्पों के साथ ये कह रहे हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें शासन व्यवस्था कैसी है। 4 विकल्पों के साथ ये पूछ रहे हैं। भारत में शासन प्रणाली यही पूछना चाहते हैं किस प्रकार की है। A, B, C, D। 4 विकल्पों में लोकतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक है, अध्यक्षात्मक है, शासन प्रणाली अर्ध लोकतंत्रात्मक है। कॉमन सेंस का सवाल है, संसदात्मक है। ठीक, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, अध्यक्षात्मक, अर्ध लोकतंत्रात्मक की संसदात्मक। ठीक, किस प्रकार की संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक, हालांकि इसकी जानकारी प्रियम्बल में ही मिल जाती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के शब्द हैं, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। ठीक, तो भारत के संविधान सभा द्वारा 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद विश्व का जो सबसे विस्तृत संविधान बना, वो क्यों बना, इसका विजन, इसका गोल, इसका ऑब्जेक्ट, इसका उद्देश्य एकदम क्लियर है। कहां देख सकते हैं, भारत के संविधान के प्रियम्बल में साफ साफ लिखा है। क्या, हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं तथा अपने समस्त नागरिकों को क्या देना चाहते हैं, न्याय, स्वतंत्रता, अवसर की समता, बंधुता बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए क्या किया था, इसीलिए अपनी संविधान सभा में कब 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा क्या किया, अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। तो बड़े ही सारगर्भित शब्दों में भारत के संविधान निर्माताओं ने बड़ा निचोड़, जो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान था उसका एक निचोड़ रख दिया है। कहां पर, इस पर हम लोगों ने देखा कि हमारे प्रियम्बल की समीक्षा भी हुई। तो प्रियम्बल वाले अलग से लेक्चर में हम लोग पूरे प्रियम्बल की समीक्षा करेंगे। सोर्सेज क्या हैं, कहां कहां से कौन सी चीजें ली गई हैं और ये हमारे संविधान के निर्वचन में कहां तक सहायक होते हैं। ठीक, तो इस बात की जानकारी हमको कहां से मिल जाती है, भारत के संविधान के प्रियम्बल से ही। लिखा है फिर से, अगर आप बता रहे हो कि संसदात्मक शासन प्रणाली है तो उसी से रिलेटेड अगला सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में ये कह रहे हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था जो हम लोगों ने एक्सेप्ट की है उसमें संसदात्मक शासन व्यवस्था में, संसदात्मक शासन व्यवस्था में 4 बातें। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, जो जुडिशरी है उसका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। बहुत कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, समझ के उत्तर दीजिएगा। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, जो एग्जीक्यूटिव है उस पर विधायिका का नियंत्रण होता है, कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, जो लेजिस्लेटर है उसका एग्जीक्यूटिव पर नियंत्रण होता है। फिर से सवाल समझ लीजिएगा। सवाल है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में, संसदात्मक शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से 4 विकल्प, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कि कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कि कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो जो लोग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से परिचित होंगे उनको तो ये सवाल पल्ले पड़ेगा। और
जो इन 3 कॉन्सेप्ट से परिचित नहीं होंगे उस सवाल को गंभीरता से 2 बार पढ़ नहीं सकते। 2 बार पढ़ने के बाद ड्रॉप कर जाएंगे सवाल को, उनको समझ में नहीं आएगा कि बार बार वही रखा, न्यायपालिका से कार्यपालिका, कार्यपालिका से न्यायपालिका। ठीक, सवाल को नहीं समझ पाएंगे, विकल्प नहीं समझ पाएंगे, आंसर देने की तो बात छोड़िए। ठीक, आधारभूत जानकारी जरूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि राज्य के 3 मूलभूत अंग होते हैं। कौन कौन? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका, ठीक, या विधायिका। सभी तीनों अंगों का अपना 3 मूलभूत काम होता है, एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कहां से सीखे हैं? मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक, तो और चेक एंड बैलेंस की स्थिति में होते हैं सब लोग, कोई एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करता है। अब संसदीय शासन व्यवस्था की खास बात क्या है? कार्यपालिका माने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। तो जो हमारा मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका बटी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका में प्रेसिडेंट और सारे मंत्रीगण, मंत्री का प्रधान, प्रधानमंत्री, ठीक, और द्वैध होता है। राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्ति, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सहित वास्तविक शक्तियों को लिए बैठा होता है। ठीक, उसका प्रयोग कर रहा होता है। अब देखिए, जिसके पास वास्तविक शक्ति है, ये आती कहां से है? अनिवार्यतः संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका किसका पार्ट होगी? विधायिका का पार्ट होगी। कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका अनिवार्यतः किसका पार्ट होगी? विधायिका का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री होने के लिए या राज्यों में मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्रिमंडल का मेंबर होने के लिए जरूरी है कि आप राज्य विधानमंडल के मेंबर हो, या केंद्र की बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो, तो अर्थात विधायिका का मेंबर होना जरूरी है। अभी हम लोगों ने देखा एक संकट था किसके ऊपर? महाराष्ट्र की सरकार में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एक प्रावधान है कि अगर शपथ ग्रहण के समय कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वो क्या कर सकता है? सदस्यता ले सकता है, लेकिन शपथ ग्रहण के 6 माह के अंदर उसे राज्य में राज्य विधानमंडल की मेंबरशिप और केंद्र में है तो संसद के किसी भी सदन की मेंबरशिप लेना जरूरी है। तो हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में मई के महीने में ही वहां के मुख्यमंत्री शपथ तो ले लिए थे, लेकिन अभी वो राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं थे। 6 महीना इसी मई महीने में पूरा हो रहा था और कोविड-19 में क्या दिख रहा था कि इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये दिख रहा था कि उनका 6 महीने का कार्यकाल खत्म। तो प्रैक्टिकल रहा करिए, मेरा ये कहना है। और एक बात जान लीजिए कि जिंदगी में जो आपके जनजीवन से जुड़ी चीजें हैं, जो कुछ एप्लीकेबल है, जो कुछ आपके आमने सामने से गुजर रहा है, सवाल किसी भी परीक्षा में वहीं से आते हैं। किसी भी ऐसे रहस्यमयी दुनिया से सवाल कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। बस डिपेंड ये है कि हम कितने चैतन्य हैं, हमारा दिमाग कितना जागरूक है, क्योंकि परीक्षा संस्थान एक जागरूक व्यक्ति को लेना चाहते हैं। कितना अवेयर है अपने आसपास की चीजों पे, जो भी जीके, जीएस, रीजनिंग इन सब में पूछे जाते हैं उसके पीछे कारण क्या है? आपके तर्क को चेक करना, आपके लॉजिक को चेक करना, वरना वो रिश्ते वाला सवाल क्यों पूछते कि भाभी की, भाई की, बहन के, ऐसे सवाल पूछने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? मान लेते हैं आप रिश्ते में बहुत तेज हो, बता लोगे, ये सब कुछ नहीं। उसके पीछे कारण है कि वो आपके तर्क का परीक्षण करना चाहते हैं कि कितने कम समय में कितने तार्किक हैं आप। ठीक, तो तार्किक तब बनेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने तर्कशील होते जाएंगे, और जितना तर्कशील होते जाएंगे उतनी स्पीड और एक्यूरेसी हमारी बनती जाएगी। और जब तक स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आएगी तब तक कंपटीशन फाइट करना भूल जाइए। लंदन से पढ़ के चलिए, कहीं से भी पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। सेल्फ स्टडी से बेस्ट कोई स्टडी नहीं। तो सवाल है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है कि कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण होता है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? किसका? विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। वो 75(3) संविधान का अनुच्छेद 75(3) संसदीय शासन व्यवस्था का आधार हम लोग देखे थे ना,
जिसमें देखे थे कि पूरा मंत्रिमंडल सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। तो लोकसभा क्या है? विधायिका है। दरअसल सरकार को अपने एक एक कामों की जवाबदेही कहां होती है? संसद में होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार की जवाबदेही संसद में होती है, अर्थात विधायिका में होती है। इसका मतलब यह है कि बेलगाम उड़ान सरकार नहीं भर सकती है। संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका कभी भी बेलगाम उड़ान भरना चाहे तो नहीं, एक एक कदम में उसको दिमाग में ये बात रहती है सरकार के कि हमको जवाब कहां देना है? विधायिका में देना है। तो किसका नियंत्रण है? अप्रत्यक्ष तौर पर संसदीय नियंत्रण है, अर्थात विधायिका। तो संसदीय शासन व्यवस्था की क्या खूबी है? कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण। इसका मतलब भारत में अगर संसदीय शासन व्यवस्था है तो भारत की कार्यपालिका भी बेलगाम नहीं है। सरकार जो चाहे सो नहीं कर सकती है। और मजा तो तब और है जब संसद के अंदर जो नंबर है, जो बहुमत है, वो कांटे का हो, बहुत कम नंबरों का डिफरेंस हो सत्ता और विपक्ष में, तब तो सरकार के लगाम और तगड़ी होती है और सरकार बहुत ही बेहतर चलती है। लेकिन इसके अपने बैड इफेक्ट भी आते हैं। सरकार के कामों में कई बार बाधा बनती है। ठीक, तो सबके अपनी अच्छाइयां और बुराइयां हैं। गुण दोस्तों, भारत में अगर संस्थात्मक शासन व्यवस्था है तो आप समझ रहे होंगे कि भारत की सरकार की भी क्या खूबी है और भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था आजादी के बाद क्यों अडॉप्ट की गई, इस बात को भी आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। क्योंकि आजाद भारत में जो भारत की आवश्यकताएं थी, आशा आकांक्षा थी, उसको पूरा करने के लिए अनियंत्रित सरकार नहीं, नियंत्रित संवैधानिक सरकार चाहिए थी। हमको संविधानवाद कायम करना था, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रावधान लागू करने थे। ठीक, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चार विकल्प हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? एक अपने आप में पूरा पार्ट है संविधान की विशेषताएं, और संविधान की विशेषताओं से सवाल प्री में भी आते हैं और मेंस के एग्जाम में भी लिखने के आते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए, बताना है नहीं है, भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो जब कभी भी एक बहुत बड़ी समस्या हम स्टूडेंट्स की क्या है कि जो शुरुआती दौर में होते हैं, अभी उनके पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो एक बहुत बेसिक गलती कहां करके चले आते हैं? यही वाला, नहीं वाला। तो ऐसे सवालों को हल करने में सीधे, अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो आप सवाल पढ़ते समय नहीं मिला कि राउंड बनाओ, अंडरलाइन कर लो, जिससे वो चिन्हित हो जाए, दिखता है। ठीक, तो बहुत ही ध्यान से सवाल, बहुत लोग कम ध्यान से सवाल गौर नहीं करते हैं, नहीं शब्द छुपा होता है, उल्टा आता हुआ सवाल भी गलत करके चले जाते हैं। जिस दिन आता हुआ सवाल गलत करना छोड़ देंगे उस दिन सिलेक्शन पक्का। कितना भी पढ़ लेंगे, आता हुआ सवाल गलत करेंगे। एक दौर आता है, हम कंप्यूटर की लाइफ में यह दौर आता है कि हम आते हुए सवाल गलत करते हैं, और ना आता हुआ सवाल तो दुनिया गलत करती है, वो कौन सी नई बात है। और ना आते हुए सवाल में कोई पछतावा नहीं होता, आते हुए सवाल को गलत किया तो सीधी सी बात है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। और आते हुए सवाल गलत ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। जितना बेहतर, ज्यादा प्रैक्टिस, उतना जल्दी सफलता, गलतियां कम होंगी। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, ये लिखे हैं कि क्या नहीं है, बताना है। संसदात्मक सरकार अभी लिख के आए ना हम लोग, है कि नहीं है? ये तो है, बताना है क्या नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार, चलिए अध्यक्षात्मक सरकार। फिर अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, और फिर अगला विकल्प है संघात्मक सरकार। ठीक, तो बताना है कि भारत के संविधान में भारत के शासन की क्या विशेषता नहीं है। संसदात्मक सरकार हमारे यहां है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार लक्षण है, अब यूनिक है वो अलग बात है ना। विशेष किसी माने बहुत सैद्धांतिक रूप से किसी सिद्धांतों पर खरा ना उतरे, लेकिन एक यूनिक प्रकार की संघात्मकता हमारे यहां है। ठीक, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ये हमारे यहां नहीं है। हमारे यहां संसदीय शासन प्रणाली है। लोकतंत्र के दो फॉर्म हो सकते हैं, या तो संसदीय हो सकते हैं या तो अध्यक्षात्मक हो सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन, प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। विश्व में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो सैद्धांतिक तौर पे देश है वो कौन है?
विश्व में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रत्यक्ष उदाहरण कौन सा देश है? कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करिएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मॉडल, आदर्श रूप, ठीक, उत्तर देने का प्रयास करिएगा। अगला सवाल फिर से भारत की शासन व्यवस्था से ही जुड़ा है। सवाल कर रहे हैं, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, संसदीय सरकार है, ठीक, क्योंकि कह रहे हैं भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, ऐसा क्यों कर सकते हो? क्योंकि विकल्प ए, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, इसीलिए आप कह सकते हो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए कह सकते हो कि लोकसभा प्रत्यक्षतः जनता द्वारा निर्वाचित होती है। या बी, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति है, ठीक, इसीलिए कह रहे हैं कि आप कह सकते हो कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, इसका तो कहीं दूर दूर तक लेना देना। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए कह सकते हो क्या राज्यसभा नहीं भंग किया जा सकता, तो राज्यसभा उच्च सदन हो गया, राज्यसभा स्थायी सदन हो गया। भंग नहीं होता तो राज्यसभा स्थायी सदन होगा, राज्यसभा भंग नहीं होती इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था है, कभी नहीं कह सकते, ठीक। लिखा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, मंत्रिपरिषद जो है हमारी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो बताना है कि किस आधार पर आप कह रहे हो कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है ना आधार, क्या हमारी जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ठीक। चलिए जल्दी से अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक, 4 कथन है, इन कथनों पर विचार करना है आपको और कूट की सहायता से सही उत्तर देने होंगे, है ना। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, चलिए विचार कर लेते हैं, जल्दी से विचार करिए। लिखा है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, लिख रहे हैं भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुता संपन्न है, संप्रभु है, भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, लोकतांत्रिक समाज है, और भारत एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। बताना है कि केवल 1 और 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, सभी सही है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना, किसमें कोई डाउट है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, बिल्कुल सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल सही है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल सही है। तो विकल्प डी इसका सही होगा, 1, 2, 3, 4 सभी सही। लिखा है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां कहां निहित होती हैं? राष्ट्रपति पद्धति में माने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार भी कहते हैं, संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्रित्व वाली या मंत्रिपरिषदीय सरकार भी कहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में एक्चुअल पावर कहां होती है? मंत्रिपरिषद में निहित होती है। और राष्ट्रपति प्रणाली में, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में पूछ रहा है कार्यपालिका की सारी शक्तियां कहां निहित होती हैं? कैबिनेट में, उच्च सदन में, व्यवस्थापिका में कि राष्ट्रपति में? किसके? राष्ट्रपति के अधीन, बिल्कुल। जैसे कहां? अमेरिका में। हम लोग कहां देख सकते हैं? यूएसए में देख सकते हैं, ठीक। लिखा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को प्राधिकार प्राप्त होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को प्राधिकार है, किस बात का? इन लोगों को कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों को जो प्राधिकार प्राप्त होता है, ये भारत के प्रधानमंत्री से मिलता है इनको प्राधिकार, कि भारत के राष्ट्रपति से मिलता है इनको प्राधिकार, कि भारत की संसद इन लोगों को प्राधिकार देती है,
कि भारत का संविधान इनको प्राधिकार देता है। कहां से मिल रहा है? भारत में जो सर्वोच्च है, शक्ति का स्रोत है, सभी सरकारों का गठन जो कर रहा है, सभी सरकारों का क्रिएशन जो कर रहा है, शासन संरचना कैसी होगी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च कौन है? भारत का संविधान। ठीक, तो मित्रों इस तरह से नियमित हम विषयवार अलग अलग सब्जेक्ट में क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन में तीसरा क्लास हमारा हुआ किस पर? हमारे इस तीसरे लेक्चर में लगातार हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े चुनिंदा कुछ खास सवालों को देख रहे हैं। ठीक, ये वो खास सवाल हैं जो ऊपर से नीचे तक की विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग जगहों पर पूछे गए हैं। तो ये छोटे भी सवाल हो सकते हैं और सिविल सर्विसेज के एग्जाम से हो सकते हैं। वहां से यहां तक के हिंदी माध्यम में पूछे गए सवालों को हम हिंदी माध्यम में टैकल कर रहे हैं। तो इस तरह से जल्दी से हम लोग तकरीबन 4 से 500 सवाल ऐसे राज्य व्यवस्था से जुड़े डिस्कस कर लेंगे जो जनरली आते हैं। तो अगर आप पेन कॉपी के सहारे से हमारे इस सभी लेक्चर को बेहतर तरीके से सुनोगे तो एक बहुत अच्छे से अभ्यास हो जाएगा और कल अगली क्लास में हम लोग इससे आगे चलेंगे। लेकिन मित्रों जाते जाते एक संदेश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फेसबुक पेज पर अगर हमारे इस ग्रुप को, हमारे इस चैनल को शेयर करेंगे, हमारे क्लास को शेयर करेंगे तो इसका फायदा सबको मिल पाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से नए तरीके से नए सवालों के साथ मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।